ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल क्या पढ़ेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में आपको इस चैप्टर को एक बार पेपर से पहले पूरा रीड कर लेना, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स हैं वो वीडियो में है, मतलब एकदम लाइन वाइज नहीं होगा, आपको चैप्टर पढ़ना है और इस वीडियो इसके जो मेरे जो बोले हुए शब्द हैं बस उनको ध्यान से सुनना है, ठीक है। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर आप इसकी जो ग्लोबल वर्ल्ड की जो है काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रेड की काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। ट्रेड जो होता था पहले एंशियंट से अब तक ट्रेड में चेंजेस हुए हैं, माइग्रेशन हुआ है लोगों का वर्क की सर्च के अंदर, है ना, कैपिटल के लिए लोगों का मूवमेंट हुआ है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनके लिए लोगों ने क्या करा है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट किया है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब आप पूरे के पूरे ग्लोब, हमारा अर्थ का जो पूरा ग्लोब है उसमें जितने कॉन्टिनेंट है, रहने वाले जितने भी लोग हैं, जब सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं बाय द मीन्स ऑफ ट्रेड और बाय द मीन एनीथिंग, जिसकी भी मीन्स से अगर वो एक आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, तो ये सब किसका पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो अगर आप ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको हिस्ट्री उसकी ट्रेड की भी पढ़नी पड़ेगी, माइग्रेशन की भी पढ़नी पड़ेगी। माइग्रेशन में लोग जो है जा रहे हैं तो किस सर्च में जा रहे हैं, वर्क के सर्च में जा रहे हैं, कैपिटल की सर्च में जा रहे हैं, अपने फुल इंजॉय के सर्च में जा रहे हैं, टूरिज्म के सर्च में जा रहे हैं, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो आपका सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सिल्क रूट है, जो सिल्क रूट नाम है इसका सिल्क रूट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसी रूट से सबसे पहले चाइनीज़ की जो चाइना में जो बनने वाली सिल्क थी वो यूरोप में पहुंची थी, है ना, और यूरोप के बाद आप बाकी के कॉन्टिनेंट्स में पहुंची थी। तो सबसे पहले चाइना की बनने वाली सिल्क जो थी वो जब यूरोप के कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंची थी, तो जिस रास्ते से पहुंची थी उस रास्ते को हमने सिल्क रूट का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ये सिल्क रूट क्यों ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में है, क्योंकि ये ट्रेड का एक पार्ट है, ये एक एंशियन ट्रेड का एक पार्ट है। और एंशियन ट्रेड के पार्ट के बारे में मैंने अभी बताया था, प्री कॉलोनाइजेशन वर्ल्ड के अंदर हम क्या क्या देखा था, एंशियन ट्रेड, एंशियन माइग्रेशन, तो ये एंशियन ट्रेड का पार्ट है। जो सिल्क रूट है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न ट्रेड का। इससे एक तो कल्चरल लिंक्स होते हैं, जब किसी एक देश का सामान दूसरे देश के अंदर जाता है तो वो लोग वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं, तो उसका कल्चर गया वहाँ पे। भाई चाइना के अंदर सिल्क की मानो साड़ी पहनी जाती है, यूरोप के अंदर तो पहले नहीं पहनी जाती थी, लेकिन जब चाइना की साड़ी यूरोप के अंदर गई तो यूरोप के लोगों ने पहना, और पहनना किस में आता है, किसी व्यक्ति कल्चर में आता है, तो कल्चर का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना। तो कल्चर का ट्रांसफर हुआ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न वर्ल्ड का। उसके बाद में एशिया और यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका, इन सबसे भी लिंक हुआ। ऐसा नहीं था कि वहाँ से वाली सिल्क सिर्फ और सिर्फ यूरोप के अंदर जा रही है, वो एशिया के अंदर भी जा रही है, अफ्रीका के अंदर भी जा रही है, ठीक है। उसके बाद में जो ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज था वो हमेशा हैंड टू हैंड था, यानी कि हैंड टू हैंड का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर भी ट्रेड हो रहा है तो वहां पर कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है ना। अगर कहीं पर ट्रेड हो रहा है तो किसका, कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। मैंने भी एक साड़ी का एग्जांपल दिया, अगर कहीं हमारे यहाँ पर पेपर्स जो होते हैं, काली मिर्च वगैरह होती हैं जो लॉन्ग होती हैं, ठीक है ना, ब्लैक पेपर्स होते हैं, तो ये हमारे यहाँ से पहले, ये हमारे यहाँ का टेस्ट है, हमारे यहाँ का खाना है, हम खा रहे हैं इसको, लेकिन अगर हम इससे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो क्या ये दूसरी कंट्री का जो है कल्चर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन वही अगर हम उसका ट्रेड कर देंगे और ट्रेड करके यूरोप में भेज देंगे, वो लोग भी उस तरीके का फूड बना के खाएंगे, तो हमारा कल्चर शेयर हो गया। तो ट्रेड और कल्चर क्या हो रहा है, गो हैंड बाय हैंड, हैंड इन हैंड जा रहा है, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट प्रीचर्स होते हैं, यानी कि जो लोग अब धर्म के प्रीच करते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपना कल्चर लेकर के जाते हैं, अपनी पूजा पाठ करने का तरीका लेकर के जाते हैं। कल्चर होता क्या है, कल्चर होता है आपका सब कुछ, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, है ना, रहने का तरीका, बात करने का तरीका, एवरीथिंग इज ऑन कल्चर। तो ये सब चीजें आपकी माइग्रेट हो रही हैं। आपका पूजा करने का तरीका भी आपका अपना कल्चर है। अगर आपका बुद्धिज्म धर्म है और बुद्धिज्म धर्म किसी और कंट्री के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका कल्चर ट्रांसफर हो रहा है। तो रिलीजन की बेसिस पे भी हम देख सकते हैं। दूसरी बात, क्रिश्चियन मिशनरी हो चाहे मुस्लिम प्रीचर हो, एवरीथिंग, यानी कि कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो जो अपनी अपनी धर्म से रिलेटेड है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो वो अपनी रिलीजियस कल्चर को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा रहा है। इस पूरे चैप्टर में आपको केवल यही पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या मीन्स हो सकते हैं, किस किस वे से हो सकता है, एंशियंट में कैसे होता था, अब कैसे होता है, ये सब चीजें आपको इसके अंदर देखनी है, ठीक है। तो ये एंशियंट में होने वाला काम है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है फूड, ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो, ठीक है। जो ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स होते हैं वो नई नई क्रॉप को अलग अलग जगह पे इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो आलू है, ये हमारी नेटिव क्रॉप नहीं है, ये क्रॉप हमने ब्राज़ील से ली है, यानी ब्राज़ील के जो लोग थे, एक तो हमने टमाटर, एक मिर्ची और एक आलू, ये तीनों ही क्रॉप हमारी नेटिव नहीं है, हमारे यहाँ पर ये पहले नहीं की जाती थी, ब्राज़ील के लोगों के यहाँ पे। और ब्राज़ील के लोग जब हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने ये क्रॉप हमें लगाना सिखाया, तो उन लोगों ने अपना कल्चर ट्रांसफर किया कि नहीं किया, हमें खाने के लिए नई तरीके की वैरायटी ट्रांसफर करी। उसके बाद में ज़्यादातर जो फूड है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल भी आपको दिया, पोटैटो है, सोया है, ग्राउंडनट है, ठीक है ना, मेज़ है, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटो, और भी बहुत सारी हैं जो हमारे एंसेस्टर के पास में नहीं थी लेकिन वो हमारे पास में है। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे एंसेस्टर के पास नहीं थी और अब वो हमारे पास में है। इसका मतलब है कि वो चीज़ें हमारे पास हमने बाय द ग्लोबलाइजेशन की मीन से हमने वो प्राप्त करी हैं।
है ना, ट्रेड के मीन्स से हमने वो प्राप्त करी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझो, अपने माइंड में सेट करो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, आपने पूरे अर्थ के ग्लोब को एक कर दिया है। हर व्यक्ति हर जगह जा सकता है, हर व्यक्ति हर चीज खा सकता है, हर व्यक्ति कहीं से शॉपिंग कर सकता है, हर व्यक्ति हर जगह घूम सकता है। ये सब किसका पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में एक जो व्यक्ति थे वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज करी थी, वो वहां पर अपने यूरोप का और एशिया कल्चर लेकर के गए। भाई वो यूरोप से गए थे अमेरिका के अंदर, ठीक है ना, यूरोप से अमेरिका के अंदर, तो यूरोप का कल्चर उन्होंने अमेरिका में इंट्रोड्यूस करा। तो जो नूडल्स आप खाते हो ना, जो नूडल्स खाते हो, ठीक है ना, और जो स्पैगेटी होती हैं, ये सब आपके कल्चर की नहीं है, ये आपको चाइना से मिली है। चाइना में नूडल्स फेमस है, जापान में नूडल्स फेमस है। तो वहां से जब हमारे यहाँ पर आए, हमने उनको टेस्ट किया, हमें अच्छे लगे, हमने प्राप्त कर लिए। तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, ये भी किसका पार्ट होगा, आपका कल्चर का पार्ट होगा। उसके बाद देखो कन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। अब ऐसा नहीं है कि केवल ट्रांसफॉर्मेशन से अच्छा हो रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा व्यापार हो रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ गंदगी भी आती है, उसके साथ साथ डिसीजेस भी फैलती हैं, ठीक है ना। जो यूरोपियन सेलर्स थे, जो सी रूट से हमारे यहाँ पर आए थे, जिन्होंने एशिया को डिस्कवर किया, अमेरिका को डिस्कवर किया, तो वो अपने साथ सामान लेने आए, सामान आए लेकर के बेचने के लिए। कुछ सामान हमारे यहाँ से लेकर के भी गए, कुछ लोग भी आए, ठीक है ना, जो अपनी नॉलेज के साथ नई नई चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की, जैसे इंडिगो, ठीक है ना। इंडिगो को हमारे इंडिया में बहुत फेमस है, हमारे देश का जो इंडिगो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद में देखो जो पेरू है, पेरू और मैक्सिको, आपको दो प्रीसियस मेटल मिलते हैं वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक तो सिल्वर है जो वहाँ पे बहुत प्रीसियस है, ठीक है ना। इससे पूरे यूरोप का फाइनेंस होता था ट्रेड में। जब सिल्वर की खोज हुई थी ना, चांदी की, और जब चांदी की एक मॉनेटरी वैल्यू बन गई थी, तो लोगों ने अपना व्यापार करने के लिए चांदी का यूज़ करते थे। हमारा देश सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे देश के अंदर सोना बहुत है, हमारा देश सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि हमारे देश का व्यापार इतना तेज होता था कि सोना हमारे देश में बहुत आता था। हम इतना ज़्यादा ट्रेड करते थे, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे कि इंपोर्ट करने वाले लोग हमें पैसा ना दे करके क्या देते थे, सोना दे देते। इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता, इसलिए नहीं कि हमारे देश में सोने की खदानें बहुत हैं। सोने की खदानें सबसे ज़्यादा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कॉन्टिनेंट में, यूरोपियंस कॉन्टिनेंट में देखो तो ऐसा है कि बहुत सारी कम्युनिटी क्या करती है, जब किसी जगह को जीतने की कोशिश करती है तो वहाँ पे काफ़ी गंदगी भी फैलती है, और उस गंदगी से बीमारियाँ भी फैलती हैं। दूसरी बात, अगर तुम किसी जगह पे गए हो, तुमने जैसे कि, तो अगर जैसे मैं मान लूँ कि अमेरिका के लोगों को स्मॉल पॉक्स हो रहा है ना, और वो वही लोग हमारे यहाँ पे आकर के सामान बेच रहे हैं, तो स्मॉल पॉक्स उनको हो रहा है, वो हमें भी हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, केवल और केवल सामान की अदला बदली नहीं, बीमारियों की भी अदला बदली होती है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से। पोर्तुगीज, स्पेनिश वगैरह इन सब लोगों ने भी स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी का एग्जाम्पल भी हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम 19वीं सेंचुरी, ठीक है। 19वीं सेंचुरी, ये शॉर्ट्स वीडियो है। शॉर्ट्स मतलब कि आपको केवल वही चीज़ें पढ़नी है पेपर से पहले जो आपकी एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको पढ़ के क्या मिलेगा कि एग्जाम से पहले हमें किन किन चीज़ों को पढ़ के जाना है। पूरे चैप्टर की रीडिंग तो आप नॉर्मली वैसे भी करोगे, लेकिन पेपर से पहले कुछ तो होना चाहिए जो आपको एकदम से लगे कि हाँ मैं यही पढ़ के एकदम पेपर में जाना है, कुछ आ जाए तो। अब 19वीं सेंचुरी में क्या, वर्ल्ड चेंज हो गया, ठीक है ना, इकोनॉमिकली भी चेंज हो गया, पॉलिटिकली चेंज हुआ, सोशल भी चेंज हुआ, कल्चरल, टेक्नोलॉजी, हर तरीके से चेंज आ गए हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने 3 प्रकार के मूवमेंट का फ्लो करा। पहला फ्लो क्या था, ट्रेड का। 19वीं सेंचुरी में ट्रेड जो था वो क्लॉथ का और व्हीट का बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है ना, ठीक है। तो पहला फ्लो क्या था, ट्रेड का। 19वीं सेंचुरी में ट्रेड पहले से भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसमें भी क्लॉथ और व्हीट आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे थे। दूसरी बात क्या थी, फ्लो ऑफ लेबर। अमेरिका के लोग अपना मतलब एम्प्लॉयमेंट के जरिए से अफ्रीका में जा रहे हैं लेबर के रूप में। एशिया कॉन्टिनेंट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग जो है अफ्रीका में आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए भी लॉन्ग डिस्टेंस पर लोगों का मूवमेंट हो रहा था। लोग चाइना यानी शॉर्ट डिस्टेंस पर भी जा रहे थे, लोग अपनी जगह से दूसरे के गांव में भी जा रहे थे, शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहे थे, लोग अपनी जगह से अमेरिका जा रहे थे लॉन्ग टर्म, यानी कि ट्रेड हर तरीके से हो रहा है, लोगों का मूवमेंट हर तरीके से हो रहा है। अगर आप इस गांव में रह रहे हैं और आपको नहीं पता है कि बगल में कोई दूसरा भी गांव है, तो आपका उस गांव में जाना भी क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो माइग्रेशन शॉर्ट भी हो रहे हैं, लॉन्ग भी हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस। वर्ल्ड इकोनॉमी टेक प्लेस में क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी लेट 19वीं सेंचुरी में, तो वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस के अंदर आपने देखा कि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है 18वीं सेंचुरी में, तो उससे क्या हो रहा है, फूड की डिमांड बढ़ेगी, ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी ब्रिटेन के अंदर। तो जब से ये प्रेशर लोगों के पास में इंक्रीज होगा लैंडेड ग्रुप के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर के सामान को, कॉर्न को इंपोर्ट होने से रिस्ट्रिक्ट करेगी। ऐसा क्यों करेगी, अगर इंसान जो है, जो व्यक्ति हैं जिन्होंने खाने की डिमांड है, तो वो क्या है, ब्रिटिश के जो पीजेंट हैं या फिर जो लैंडर्स है, वो क्या चाहेंगे कि हमारा खाना, हमारा सामान बिके।
अगर लोगों को बाहर का खाना टेस्टी लगेगा, बाहर का खाना ही वो ज़्यादा अपना प्रायोरिटाइज करेंगे, तो उनको लोकल खाना तो बिक ही नहीं पाएगा। तो उसको करने के लिए जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या करा था, बाहर के खाने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, इंपोर्टेड कॉर्न्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, जिससे कि उसका जो रीजनल फूड है वो क्या हो जाए, हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाए, जो पीजेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कॉर्न लॉ। ये गवर्नमेंट लेकर के आई थी, ठीक है, अपने ही जो लोकल पीपल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद हम कॉर्न लॉ को थोड़ा सा और डीपली देखते हैं। ये जो लॉ था ये गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट लेके आई थी। इसमें ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी किसके ऊपर, कॉर्न्स के ऊपर, ठीक है, कॉर्न्स के ऊपर इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कॉर्न लॉ के अंदर। उसके बाद में इसको कॉमनली हम कॉर्न लॉ के नाम से ही जानते हैं। जब ये इंट्रोडक्शन किया गया था इसका, तो जो फूड के प्राइस थे ना बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे, ठीक है, और लोग जो थे, टाउन के लोग, ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे, ठीक है। तो इससे फोर्स किया गया था कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है क्या करे, कॉर्न लॉ को अबॉलिश करे, है ना। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जब बाहर का सामान नहीं आ पाएगा, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस नहीं होंगी, तो आप क्या करेंगे, आपको अपना ही सामान, वही सामान खरीदना पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी महंगा हो। तो वो सामान जब महंगा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अब सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे और बोलेंगे कि कॉर्न लॉ को खत्म करो और हमें बाहर का सामान का भी ऑप्शन हमारे पास आने दो, जिससे कि ब्रिटिश का जो सामान है, जो अब बहुत महंगा था, ब्रिटिश का खाना पीना जो बहुत महंगा मिल रहा था, अब वो क्या मिल जाए, सस्ता हो जाए, अगर तुम इम्पोर्ट को आने दोगे, ठीक है ना। उसके बाद में ब्रिटिश का एग्रीकल्चर जो था वो कम्पीट नहीं कर पाता इंपोर्ट्स के साथ में। इसी वजह से बहुत सारी जो लेफ्ट थी, ऐसी जो लैंड थी वो अनकल्टिवेटेड भी थी। बहुत सारे मैन और वुमेन्स भी ऐसे थे जो सिटीज़ से जो लोग माइग्रेट होकर के आ रहे थे। अब कॉर्न लॉ का इफेक्ट क्या था, ये आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि इफेक्ट क्या है कॉर्न लॉ का, ठीक है ना। कॉर्न लॉ पर तो सबको पता होगा, लेकिन कॉर्न लॉ का इफेक्ट क्या हुआ। पहला इफेक्ट हुआ कि ब्रिटेन के अंदर जो फूड प्राइसेस थे उनकी डिमांड कम हो गई मिड 19th सेंचुरी में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी उससे इनकम जो है हाई हो गई, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो इनकम हो रही थी वो हाई हो गई, और फूड जो इंपोर्ट हो रहा था वो ज़्यादा हो रहा था। उससे क्या हो गया, ब्रिटिश की जो डिमांड थी वो फुलफिल हो रही थी ईस्टर्न यूरोप में, रशिया, अमेरिका में, है ना। लोग अपने आप को मेंटेन कर रहे थे रेलवे से, कल्चरल फीड से, अपना बिल्डिंग होम्स, फिर ना पीपल की रिक्वायरमेंट, कैपिटल लेवर्स, इनको पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। 1890 में जो ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उसने शेप ले ली थी, और उससे क्या हो रहा था, लेबर का मूवमेंट, कैपिटल फ्लो, इकोलॉजी, जो इकोलॉजी फ्लोज मतलब क्या है कि अपनी दूसरी जगह की जो इकोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है उसको समझना, टेक्नोलॉजीज, इन सब के बारे में। अब देखो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है इन 19th सेंचुरी। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर, ठीक है, जिनमें रेलवे, स्टीमशिप, जैसे कि रेलवे का इन्वेंशन हुआ था, है ना, स्टीमशिप का इन्वेंशन हुआ था, टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ था 19th सेंचुरी में वर्ल्ड के अंदर। इससे रेफ्रिजरेटर शिप्स आई थी। अब पहले क्या होता था कि जो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से यूरोप के मार्केट के अंदर क्या आती थी, मीट आती थी। अब वो मीट आती थी तो वो मीट क्या होती थी, काफ़ी लंबे समय तक आती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि वो खराब हो जाती थी, है ना, और वो आधी मीट खराब हो जाएगी तो आधी ही मीट वहाँ तक पहुँच पाएगी, तो मीट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, है ना। भाई कोई चीज़ अगर तुम्हारी डिमांड है 10 की और तुम्हें मिल रही है केवल 5, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड के हिसाब से उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी लेकिन जब रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन हो गया तो अब तुम कितनी भी दूर से सामान मंगाओ वो सामान खराब नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएगा, तो पूर्ति एकदम अच्छे से हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और ब्रिटिश के लोग उसको क्या कर पाएंगे, एफर्ट कर पाएंगे। एक चीज़ और, यूएस में जो था कॉलोनियल पावर था, यानी यूएस जो था स्टार्टिंग में ब्रिटेन का ही कॉलोनी था, ब्रिटेन के ही लोग जाकर के यूएस के अंदर बस गए थे, ठीक है। उसके बाद में एक रिंडरपेस्ट नाम का एक फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लेग आया, यानी कि एक बीमारी थी ये जानवरों के अंदर। रिंडरपेस्ट क्या था, जानवरों के अंदर होने वाली एक बीमारी का नाम था, ठीक है, जिसे रिंडरपेस्ट बोला जाता है। तो जानवरों के अंदर ये बीमारी हुई थी। इस बीमारी से हुआ क्या था, इस बीमारी से अफ्रीका को बहुत ज़्यादा हिट हुआ था 1880s में, रिंडरपेस्ट बीमारी से। और जब अफ्रीका में इन लोगों ने एंटर करा था ईस्ट में, तो रिंडरपेस्ट जो था वो वेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट फायर ना, कैटल के जो थे बहुत सारे कैटल डिस्ट्रॉय हो गए थे, क्योंकि वहाँ के अफ्रीका के जंगल्स में आग भी लग गई थी, खत्म हो गए थे वो, ठीक है। और 19th सेंचुरी में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंडियन और चाइनीज़ के जो लेबर जो काम करने के लिए गए थे प्लांटेशन के रूप में या माइंस में काम करने के लिए गए थे, रोड या रोडवेज के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए गए थे वर्ल्ड से, ठीक है, इंडिया के लोग। और जो इंडेंचर लेबर होते हैं ना, जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, जिनको बंधुआ मजदूर बोला जाता है, वो जो बंधुआ मजदूर थे वो भी ट्रांसफर हुए थे हमारे कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करने के लिए, वेजेस पर काम करने के लिए। यूपी के बहुत सारे लोग थे, बिहार के थे, सेंट्रल इंडिया के थे, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके ये तमिलनाडु के थे। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो थे, एक जगह है अब्रॉड, उसका नाम है सिकाईपुरी श्रोट और नट्टू कोट्टई चेटियार्स। ये दोनों जो है ना, ये गिल्ड्स के नाम है, ये दोनों ट्रेडर्स के नाम है,
ठीक है ना। ये दोनों ट्रेडर्स, ये ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये बैंकर्स थे और ट्रेडर्स थे। ये क्या करते थे कि इनके पास इतना पैसा होता था कि ये किसी व्यक्ति को उधार पैसा भी देते थे और उससे ब्याज के साथ पैसा वसूल भी करते थे। तो ये किसका काम करते थे? ये बैंकर्स का काम करते थे, ठीक है ना। ट्रेडर्स जो थे बैंकर्स का काम करते थे और ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर, सेंट्रल एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम आगे, ये रिंडरपर्स्ट कैटलबैक जो मैंने आपको अभी भी बताया, ये उसके बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। इस बीमारी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंडेंचर लेबर माइग्रेशन के बारे में, इंडेंचर लेबर किस तरीके से माइग्रेट हो रही थी अभी बताया कि लोग जो थे अपनी मैजिक कंडीशन को ठीक करने के मकसद से जाते थे, लेकिन वहाँ जाकर के बंध जाते थे बंधुआ मजदूरी में, फिर वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाते थे। वो काफ़ी लोगों को वहीं पर बांध के रख दिया जाता था, है ना। खासकर यहाँ से यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया के लोग ज़्यादा जाते थे वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने के लिए। अब देखते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड, मैंने अभी भी बताया। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड के अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी, दो नाम याद रखने हैं। एक आपको नाम याद रखना है, इसके अंदर वो नाम है आपका अभी मैंने बोला था चेट्टियार्स, और दूसरा नाम क्या था? शिकारीपुरी श्रोट। ये दोनों के दोनों ही ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स थे जो ट्रेडर्स के रूप में भी काम करते थे। अब देखते हैं इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। इसके अंदर क्या है? आपका जो कॉटन था इंडिया में, जो आप एक्सपोर्ट करते थे यूरोप के अंदर, तो ब्रिटेन के लोग टैरिफ लगा देते थे क्लॉथ इंपोर्ट पर। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ पर इंडिया का कॉटन का कपड़ा आए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा ही कपड़ा हमारे यहाँ पर बिकना चाहिए। तो इससे हमारे इंडिया का जो कॉटन का एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन होने लग गया। इंडिगो जो थी, जिसको हम कपड़ों को रंगने के लिए यूज़ करते थे, डाइंग करने के लिए यूज़ करते थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। वो हम बहुत सारे डिकोड से उसे एक्सपोर्ट करते हुए आ रहे थे, काफ़ी लंबे समय से हम उसे एक्सपोर्ट करते हुए आ रहे थे, ठीक है ना। ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पर इंडियन मार्केट में उसको इंडिगो को उगाना शुरू कर दिया। इंडिगो जो थी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ब्रिटिश करते थे हमारे इंडिया से इंडिगो को इम्पोर्ट, है ना। तो जब तक हमारे यहाँ से वो इंपोर्ट हो रही थी तब तक तो हमारा बहुत सरप्लस होता, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने क्या करने की कोशिश करी थी, हम लोगों से उसे ज़बरदस्ती उसे उगवाते थे और उसे कम दामों पर लेकर के चले जाते थे। तो हमारा जो ट्रेड हो रहा था वो भी डिक्लाइन हुआ और हमारे जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी डिक्लाइन हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं आपका इंटरवार इकोनॉमी। इंटरवार इकोनॉमी के अंदर आप देखें, पहला जो वर्ल्ड वार हुआ था वो 1914 से 1918 में हुआ था, है ना। यूरोप के अंदर मोस्टली फॉट किया गया था, वैसे बाहर कंट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्व था किसी ना किसी रूप में, ठीक है ना। तो वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? जो पहला वर्ल्ड वार था ये लड़ा गया था एलीज, यानी कि जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया आते हैं, ठीक है ना। बाद में इसमें यूएस भी जुड़ गया था। इस वॉर के अंदर यूएस जुड़ा था 1917 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यूएस काफ़ी जल्दी जुड़ गया था 1941 में, ठीक है ना। तो इसमें सेंट्रल पावर्स में तीन कंट्री आती हैं। एक आती है जर्मनी, एक ऑस्ट्रिया हंगरी और एक ओटोमन टर्की, ठीक है ना। क्या क्या आती हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन टर्की, ये आपकी सेंट्रल पावर है, और आपका ब्रिटिश, फ्रांस और रशिया ये आपकी एलाइज पावर है, ठीक है, जिसमें बाद में यूएस भी जुड़ जाता है। 4 साल तक ये युद्ध चलता है ना। इंडस्ट्रियल नेशन इसमें compete करते हैं। पहला जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार था ना, जिसमें हमने मशीन, गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स मैसिव स्केल पर बनाए थे। ज़्यादातर जो लोगों की मैथ्स की इसमें डेथ हो गई थी, मैथ की, और काफ़ी इंजरीज भी बहुत लोगों को फेस करनी पड़ी थी। जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च करा था, और यूएस के बैंक से उन्होंने बहुत ज़्यादा उधार लिया था, यूएस की पब्लिक से उन्होंने बहुत ज़्यादा उधार लिया था। इंटरनेशनल डेबिटर की, पहले वो इंटरनेशनल डेबिटर था, इसका मतलब पहले जो था वो लोगों को उधार देता था। कौन? यूरोप, यानी कि ब्रिटिश पहले लोगों को उधार देता था लोन के रूप में, और अब क्या बन गया? वो लोगों से उधार लेने वाला बन गया, ठीक है ना। यानी कि वो क्रेडिटर से कैसे बदल गया? अब डेबिटर में बदल गया। इससे ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, वहाँ के लोगों के पास में जो एम्प्लॉयमेंट था उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। ये हमारे किस में आता है? पोस्ट वार रिकवरी। उसके बाद में राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के अंदर हम देखेंगे जो यूएस की इकोनॉमी थी उससे क्या रिकवर करने के लिए, यूएस की इकोनॉमी बहुत जल्दी रिकवर कर गई थी, और ना उसकी जो ग्रोथ थी वो भी बहुत स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू यूरोप्स। तो जो यूएस था उसकी रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, और उसकी रिकवरी भी जल्दी हो गई थी। उसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करा था। इंपॉर्टेंट फीचर्स थी उसकी इकोनॉमी की कि वो काफ़ी रिकवरी पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखा जाए तो यूएस। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या था यूएस की इकोनॉमी का? वो 1920 की बात है, वो था मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था यूरोप में। जो हेनरी फोर्ड नाम की जो गाड़ियाँ आती है ना, उसको मैन्युफैक्चर करने वाली हमारी अमेरिका की ही क्या है कंपनी है, उसने कार का प्रोडक्शन भी उसमें बहुत मास लेवल पर किया था, ठीक है ना। और जो टीएम मॉडल फोर्ड है ना, टीएम मॉडल फॉर वर्ल्ड का पहला मास प्रोडक्शन कार था जिसका बहुत ज़्यादा मास लेवल पर क्या हुआ था? प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है।
उसके बाद में जो आपका जो मास प्रोडक्शन था, जिसकी कॉस्ट, अब जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि उसकी कॉस्ट कम हो गई। और दूसरी बात, इसने रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना, वॉशिंग मशीन का यूज़ करना, रेडियो, ग्रामोफोन्स प्लेयर, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा करा। इससे लेबर का क्या हो गया, काम कम पड़ने लग गया और मशीन्स इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, तो यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इन्वेस्टमेंट यूएस बहुत कर रहा था हाउसिंग पर, हाउस होल्ड गुड्स पर, है ना, एम्प्लॉयमेंट की साइकिल बनाने के लिए, इनकम जनरेशन के लिए, कंजप्शन के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बनाने के लिए, इनकम को, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए उसने बहुत काम किया था, ठीक है। अब ये तो हो गया, चलो यूएस ने काफी अच्छे अच्छे काम किए। अब ग्रेट डिप्रेशन यानी कि डिप्रेशन भी आया। ग्रेट डिप्रेशन आता है आपका 1929 से शुरू होता है, 1930 के लास्ट तक आता है, रहता है, ठीक है ना। तो ये जो पीरियड था, इसमें ज़्यादातर जो वर्ल्ड का पार्ट था वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा था, कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, यानी कि ये ऐसा समय था जब प्रोडक्शन भी कम हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट हो रहा था और लोगों की इनकम भी कम हो रही थी। तो इसको क्या बोला, ग्रेट डिप्रेशन। प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, इनकम भी कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, ठीक है। इस डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे फैक्ट आए। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बहुत कम हो गया, बहुत सारी कंट्रीज जिन्हें फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी दिक्कत हुई, यानी कि पैसा भी लोगों को नहीं मिल रहा था। अब यूएस, अब जब वो खुद परेशान हो रहा है, खुद प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, खुद एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पा रहा है, तो अब वो दूसरों को क्यों देगा, अब वो अपनी कंट्री के ऊपर ध्यान देगा। तो अब वो जो अब क्रिएटर बन गया था, वो लोगों को दे रहा था, हेल्प कर रहा था, अब वो अपनी हेल्प और अपना देना वेना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है ना, बहुत। अब वो अपना कोलैप्स कर देगा। अब वो जो, अब क्योंकि वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, उसके खुद के पास कोई पैसा अब नहीं रहता है, ठीक है ना। उसके बाद में इंडिया और ग्रेट डिप्रेशन, इंडिया पे ग्रेट डिप्रेशन का क्या फर्क पड़ा। इंडिया जो था वो ट्रेड कर रहा था, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा डिप्रेशन का। सबसे पहली बात तो एग्रीकल्चर जो था उसका प्राइस कम हो गया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है उनकी रिवेन्यू डिमांड्स को पूरा करने से मना कर दिया, वो उनको पैसा देने से उन्होंने मना कर दिया। और डिप्रेशन ईयर में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था प्रीसियस मेटल का, ठीक है ना, इंडिया जो था अब इस समय क्या बन गया था, अब एक्सपोर्टर बन गया था। किसका, क्योंकि अब तक वो इम्पोर्टर था, अब तक वो सामान बेचता था और सोना चांदी लेता था, लेकिन अब उसे सामान खरीदना पड़ रहा है और सोना चांदी देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या, अब तक वो इम्पोर्टर था सोने चांदी का, अब वो क्या बन गया, एक्सपोर्टर बन गया। किसका, सोने चांदी का या फिर प्रीसियस मेटल्स का, ठीक है। प्रीसियस मेटल उस टाइम के मोस्टली यही रहे होंगे, सिल्वर और गोल्ड। अब आपकी रिबिल्डिंग, कि आप वर्ल्ड को कैसे रिबिल्डिंग करोगे, तो पोस्ट वार एरा यानी वार के बाद की कंडीशन। सेकेंड वर्ल्ड वार से काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी, इकोनॉमी बहुत परेशान हुई थी। इसमें एक्सिस पावर में आपकी नाजी जर्मनी, जापान और इटली थे। पहली वाली में एलाइज में कौन थे, ब्रिटिश और रशिया और फ्रांस। और सेंट्रल में कौन थे, ओटोमन टर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार होगा तो आपकी एक्सिस पावर में कौन होंगे, नाजी जर्मनी। इस सेंट्रल पावर को ही क्या बोला जाएगा, एक्सिस पावर बोला जाएगा, और उसको एलाइज पावर बोला जाता है। तो इसमें जर्मनी, जापान और इटली होंगे, और एलाइज में वही होंगे ब्रिटिश, फ्रांस और रशिया या फिर सोवियत यूनियन, ठीक है ना। इनके बीच में लड़ा गया था। पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है वो एक तो था यूएस का एक डोमिनेंट टूप से मर्ज होकर के आना, डोमिनेट इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्री पावर, तीनों में बहुत वर्ल्ड के लेवल पर काफ़ी पावरफुल होकर के मर्ज होकर आना। और दूसरा कहा था सोवियत यूनियन का। दो जो लोग थे, जो दो कंट्री थे, सॉरी लोग नहीं होंगे, सॉरी, दो कंट्री जो थे, एक तो यूएसए और यूएसएसआर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होकर इमर्ज होकर के आएंगे पोस्ट वार एरा में, जिसकी वजह से आगे जाके कोल्ड वार होगा। ये दो इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ में, एक तो यूएसए और एक आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन। पोस्ट वार सेटलमेंट ऑफ ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, दो लेसन आपको ड्रॉ होते हैं इंटरवार इकोनॉमिक एक्सपीरियंस से। पहला तो था कि आपको मास का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो सस्टेन नहीं था, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या हो रही थी कि जो इकोनॉमिक लिंक था आउटसाइड वर्ल्ड में, वो आपस में जो लिंक था वो डिक्रीज कर रहा था। तो ब्रिटेन वुड के अंदर क्या हुआ, ये ब्रिटेन वुड एक होटल का नाम है। किसका नाम है, होटल का। तो जो ब्रिटेन वुड है ना, ये एक होटल का नाम है। कहाँ पर है ये होटल, यूएसए के अंदर है। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस किसकी थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कॉन्फ्रेंस करी थी एक्सटर्नल सरप्लस और जो मेंबर नेशन है उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है डेफिसिट की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये ब्रिटेन वुड कहाँ पर था, एक होटल था यूएसए के अंदर। यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की क्या हुई थी, आपकी मीटिंग हुई थी। इंटरनेशनल बैंक बनाई गई थी यहाँ पर। वो इसका पूरा नाम क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या नाम था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यानी कि इस बैंक का काम क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, ठीक है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, जरूरत के हिसाब से बिल्डिंग्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये पॉपुलरली इसको जो है वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक उन कंट्रीज को लोन देती है जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है, काफी लंबे समय तक के लिए होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने के लिए होता है। तो वर्ल्ड बैंक का जो पहला नाम था या फिर वर्ल्ड बैंक का जो पूरा नाम है वो क्या है, वो पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड
डेवलपमेंट। उसके बाद में इसका काम क्या था, फाइनेंस हेल्प करना, लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करना। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों की दोनों ब्रिटेन वुड की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटेन वुड होटल के अंदर यूएसए के अंदर, यूएसए की जगह न्यूयॉर्क के अंदर, और किस होटल में, ब्रिटेन वुड होटल के अंदर, और किसकी हुई थी ये, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इन दोनों की। ये दोनों संस्थाएं इससे ही निकल के आती है, इस मीटिंग से ही निकल के आती हैं। एक होती है IMF और एक होती है वर्ल्ड बैंक, इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, ठीक है। और ये ऑपरेशन में कब आई, यानी काम करना शुरू कब कर दिया, 1947 से इन्होंने काम अपना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों को फाइनेंशियल हेल्प देना शुरू कर दिया। अब आपका लास्ट टॉपिक है डिकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारी कंट्रीज थी जो यूरोपियन के कॉलोनियल रूल के अंडर थी, लेकिन उसके बाद में लोगों ने अपने आप को आज़ाद कर लिया, किससे, यूरोपियन कॉलोनियल रूल से। IMF और वर्ल्ड बैंक ने अपने इस तरीके की फाइनेंशियल नीड डिजाइन करी कि जो कंट्री कॉलोनियल के रूप में पहले थी और कॉलोनियल के पावर से बाहर निकल के आ रही है, तो अब उन्हें जरूरत है पैसे की, अपने आप को क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए। तो अपने आप को उनको रिकवर करने के लिए पैसा देगा कौन, यही ब्रिटेन वुड जुड़वा बहन है। एक IMF जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगी, और वर्ल्ड बैंक जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगी, जिससे कि आप अपने आप को रिकवर कर सकें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकें, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें, ठीक है। उसके बाद में जो न्यू इंटरनेशनल, इसके साथ ही कुछ डेवलपिंग कंट्रीज थे जिनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, फास्ट ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो वेस्टर्न इकोनॉमीज ने एक्सपीरियंस करा 1950 से 1960 के बीच में कि वो अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करेंगी। तो उसके अंदर 77 कंट्रीज आपस में एक दूसरे से ऑर्गेनाइज हुई, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री थी। अपने आप को न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने के लिए उनको क्या बोला गया, ग्रुप 77 या फिर ग्रुप ऑफ 77, G77, ठीक है ना। और इसके बाद साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज थे जिनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था, ठीक है ना, और रियल कंट्रोल था नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। अब डेवलपमेंट असिस्टेंट भी उन कंट्रीज को मिलने लगा जो कि आपकी डेवलपिंग कंट्रीज थी, जिससे कि वो अपना बेटर एक्सेस कर पाए, रॉ मटेरियल का बेटर यूज़ कर पाए, मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, गुड्स की डेवलपिंग मार्केट कर पाए, ठीक है ना, इन सब के लिए। तो ये आपका चैप्टर शॉर्ट नोट्स के साथ में यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको बार बार पढ़ें, बार बार रिविजन करें, क्योंकि सबसे जो ट्रिकी है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए वो यही चैप्टर है, क्योंकि ना तो इसमें कोई स्टोरी है ना इसका कोई सीक्वेंस है, आपको केवल इसको अंडरस्टैंड करना है एज पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है।